एक काम फिक्स कर लो, रोज का काम रोज करना है। कल 30 सवाल दिए थे, दिए तो 60 थे। मान लो एक टॉपिक के 30 थे ना, तो उसको कर लिया करो। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। सिर्फ जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे ना, जो जे एडवांस वाले थे, वो दो तीन अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लग रहे होंगे ना। एक्स्ट्रा मतलब कोई थर्मोडायनेमिक्स का लगा लिया, कोई किसी और चैप्टर का लगा लिया, तो वो दिमाग खोलने के लिए करने थे ना, छोड़ने नहीं है सवाल। अच्छा, लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? रेट को एक्सप्रेशन लिख लिया था ना। क्या रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख दी थी क्या? यस। चलो देखो यार, हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा रेट लॉ लिखा था, रेट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, ये लिखा हुआ था हमने। और यहाँ पे एन क्या चीज था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से पूछ देना, अगर मेरे को बोल दे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, अच्छा बताओ, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो, सब कुछ कंसंट्रेशन में लिया हमने, तो देखना एक बार, यहाँ पे जो रेट की यूनिट है वो क्या होगी? क्या मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है क्या? क्योंकि रेट हम क्या लेते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और नीचे से क्या आ गया? टाइम इनवर्स इज इक्वल टू के। अच्छा, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स पावर क्या हो गया? एन। तो यहां से देखो, यूनिट ऑफ के क्या आ गया होगा? देखते चलना, डिवाइड करते हैं। उधर मोल टू दी पावर वन, नीचे क्या आ जाएगा? मोल टू दी पावर एन। तो कितना बच जाएगा? क्या मोल टू दी पावर वन माइनस एन बचेगा क्या? अच्छा, लीटर यहाँ की तरह माइनस वन, इधर से कितना आएगा? माइनस एन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस एन। तो क्या लीटर टू दी पावर क्या हो जाएगा? एक बार ध्यान से देखो, क्या ये वाली बात सही है क्या? इसमें कोई दिक्कत? सही है, मैंने डिवाइड ही तो करा सिर्फ। तो अगर डिवाइड करते ये बन गया। अगर बोल दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर बोल दे कौन सा है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एन की वैल्यू कितनी होने वाली है? एन इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अच्छा, जीरो सब्स्टिट्यूट करो, बताओ यूनिट ऑफ के क्या बनेगा? क्या मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स ही बनेगा क्या? चेक करो, सही है। अब ये वैसे भी सोच सकते थे, वहां पे ए टू दी पावर जीरो करो तो रेट इज इक्वल टू के ही हो गया क्या? रेट किसके बराबर हो गया? के। तो जो रेट की यूनिट वही किसकी यूनिट होगी? के की यूनिट होगी। अगर बोल दे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी? एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। तो वन होते ही बताओ यूनिट ऑफ के क्या बनेगा? खुद देख के बताओ, इसमें एन की वैल्यू वन पुट करो रिलेशन में। वन माइनस वन जीरो, मोल हट गया। लीटर वन माइनस एन जीरो हट गया, बचा गया सिर्फ, सिर्फ टाइम इनवर्स बचा गया। अगर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो तो एन की वैल्यू कितनी होने वाली है? दो। अब बताओ यूनिट ऑफ के क्या बनेगा? क्या मोल इनवर्स हो जाएगा क्या? और लीटर टू दी पावर वन, और आगे क्या आएगा? टाइम का इनवर्स। सही है क्या? अब देखो, बहुत बार जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत बार ऐसा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपने को जरूरत पड़ेगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होगा ना, वो बोलेगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.693 सेकंड इनवर्स। बताओ कौन सा ऑर्डर हो गया? क्या फर्स्ट ऑर्डर हो गया क्या? क्या टाइम इनवर्स किसकी यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। अगर बोलते कि रेट कांस्टेंट इज 0.693 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर। अरे फर्स्ट केस है पर ऑर्डर तो क्या उसका? जीरो। ये ध्यान रखना कि बहुत बार ऐसा होगा तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होगा ना, के की यूनिट देख के क्या अंदाजा लगाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है?
ठीक है, तो मेन ये चीज याद रख लो, सिंपल सा। और ये कोई रटने वाली चीज तो नहीं है, निकाला भी जा सकता है। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर एन, बट डिवाइड कर लो उसको, तो किसकी यूनिट आ जाएगी, के की यूनिट। ठीक है, लिखो इसको। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्लियर है? केमिस्ट्री के कई सारे सवाल यूनिट में सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो, अभी तक तो हम रिएक्शन ए से बी मानी थी ना। अब देखो, रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है क्या, कि मान लो दो रिएक्टेंट हो, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, वैसा भी हो सकता है। तो अब रेट लो है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ए पे भी डिपेंड करेगा और बी पे भी। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे रेट लॉ, कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, मान लो ए की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, लिख दिया ए टू दी पावर, क्या लिखेंगे, मान लो कोई भी नंबर लगा दिया एक्स, और बी टू दी पावर क्या लिख दिया, वाई। अब यहाँ पे एक्स क्या चीज है, एक्स बोलते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, एक्स है। और वाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अगर मैं एक्स प्लस वाई कर दूं तो ये बताता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बताता है रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर जितने भी रिएक्टेंट होंगे सभी पे क्या डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कुछ नंबर रहा होगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे ए टू दी पावर क्या लिखा हुआ हमने, एक्स, तो एक्स क्या चीज है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या चीज है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर दोनों को जोड़ दें तो पूरे रिएक्शन का क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा ना। तो अभी ये बार बार ऑर्डर 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 ऐसे लिखा आ रहा है, ऑर्डर का मतलब क्या होता होगा, एक बात सुनना, ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर अपने को ये बताता है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसी रिएक्शन है, मिटा दूंगा, एक बार सुनना, दिमाग ला के बताना।
ऐसे लिख दिया रेट लॉ इज इक्वल टू के ए टू द पावर कुछ एन लिखा हुआ है। अगर मैंने ऐसे किया कि एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने एक ही कंसंट्रेशन को क्या किया डबल और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट पहले जितना ही है, तो बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा क्या? मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जीरो कर दो ए हट जाएगा तो रेट इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो गया तो पावर कितनी आई होगी? वन आई होगी भाई, कंसंट्रेशन की पावर वन डबल करने पे रेट भी क्या हो गया होगा? डबल। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट फोर टाइम्स हो गया तो क्या रहा होगा? ऑर्डर दो। तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये चीज बताता है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने पे किस हिसाब से रेट चेंज होगा। और अगर इसके हिसाब से डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? क्या x प्लस वाई को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखोगे क्या? x और y क्या चीज है? एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। एक्स और वाई क्या चीज है? एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स किसके अंदर? रेट लो एक्सप्रेशन में ना। तो अगर अपने को ऑर्डर की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो एक्सप्रेशन। ये बताता किसके बारे में? इट टेल्स अबाउट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। अच्छा, तीसरी चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख के रिएक्शन का नहीं बता सकते, वो कैसी है? एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है ना। तो हमने रिएक्शन तो लिखी थी पर पावर क्या लिखा? एक्स और वाई। और एक्स और वाई डिटरमाइन कैसे होगा? एक्सपेरिमेंटली। उसको बुलाना क्या, लगानी क्लास? चेयर तो उठाने की वहां से। ठीक है, तो अब जो बात करनी है अपने को, किसकी बात करनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ना। तो डेफिनेशन मैक्सिमम टाइम बोर्ड में एक नंबर की डेफिनेशन पक्का आती है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं, ये नोट कर लो एक बार पहले। क्या कह रहे हैं? क्या दोबारा बता, क्या इसका कॉन्सेंट होता है? कोफिशिएंट कौन सा है ना? किसने कहा? वहां तो वन लिखा हुआ है, मैंने वन थोड़ा ना लिखा, एक्स लिखा है। ए का कोफिशिएंट कितना है वहां पे? मैंने तो यहाँ पे एक्स लिखा, मैंने वन लिखा ही नहीं। किस, वो अभी बात करेंगे, अभी तो सली रखे, हमेशा नहीं होता वो केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बातें चेंज होंगी अभी। अभी मैंने कहीं लिखा ही नहीं हमने ऐसा कभी कि कोफिशिएंट होता है। ए से बी लिखा था तब भी क्या लिखा था? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। तब भी एन लिखा था, यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने, इधर वाला क्या? चले आगे फिर। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना। तो पहली डेफिनेशन तो जो तुम्हें बोर्ड में लिख के आनी है ना, उसके हिसाब से तो देखो, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of concentration terms in रेट लो एक्सप्रेशन। कि रेट लो एक्सप्रेशन में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है जो कंसंट्रेशन टर्म्स का, अगर उनको जोड़ दिया, मतलब कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर से उनको जोड़ दिया जाए तो वो क्या बताएगा अपने को? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से लेना, ये बहुत बार तुम जब क्वेश्चन करोगे ना, मेडिकल वाले करेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ऐसे सवाल मिलेंगे। कहेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या ए की पावर कितनी है और बी टू द पावर कितना है भाई? टू। वन प्लस टू कितना हो जाएगा? अगर पूछ ले व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, लिख सकते हैं क्या? तो क्या ऐसा सवाल आ जाए तो नहीं छोड़ेंगे? तो जब भी बोर्ड में डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन एक एग्जांपल लिख के छोड़ देंगे ना। अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बारे में बताता होगा ना।
उसके आगे लिख लेना, इट टेल्स अबाउट आवर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्या बताता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है ना। और ये क्या होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, हम लिखेंगे आगे कि देख के हम रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में जो रेट ना होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, रिलेशन है ना। पर हम उसको सिंप्लीफाई करके अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखा था क्या, कि कंसंट्रेशन पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते थे, लिखते थे क्या। तो यहाँ पे भी करेंगे ऐसा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पर अभी नहीं करने वाले, थोड़े टाइम के बाद करेंगे आगे ना, अभी आगे आगे चलेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। मान लो लिखा ए से बी कोई रिएक्शन है, ठीक है, और ऐसे बोला, इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए rate becomes 4 times, find order of reaction। पक्की बात है क्या, दो सोच ले एक बार और, दो पक्का है क्या। कैसे आएगा दो इसमें, यहाँ पे देखो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ऐसे ही होगा क्या। अपन एक बार एक्सपेरिमेंट उसके सब्जेक्टिव तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा, पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए को एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक्स, तो उसका रेट आर बोल देंगे ना। तो दिक्कत इसमें कह रहा है कंसंट्रेशन डबल करी, रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 टाइम्स ऑफ आर हो गया क्या, कंसंट्रेशन डबल करी तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया क्या। सही है, अंदर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कर पाओगे क्या डिवाइड। तो 4 आर बाई आर कितना हो गया, 4 के से के कैंसिल हो गया, 2 एक्स बाई एक्स कितना हो गया 2, और पावर कितना आ गया n, तो यहां से n की वैल्यू कितनी रही होगी, चेक करो, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तूने बताना, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट आधा हो गया, रेट आधा हो गया, रेट बिकम्स हाफ। सोच ऑर्डर क्या होगा, इसी तरीके से सोच लेते, कर ले डिवाइड डिवाइड, दो तरह मन करता है। -1, देखो कंसंट्रेशन डबल करा, रेट आधा हो गया, क्या क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्स है क्या, तो मतलब क्या होगा, ए टू दी पावर क्या रहा होगा, -1। तो ऑर्डर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही हो, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर के बारे में ऐसा कोई, अभी हम लिख रहे हैं ना जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसी कोई उसमें कंपल्शन नहीं है ना। तो लिखो इसमें अगला पॉइंट, order of reaction can be positive, negative, zero और फ्रैक्शन। कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमको रेट लो, बड़ा सिंपल से लिखना है, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेट लो एक्सप्रेशन हो तो ऐसा भी होगा, ओवरऑल ऑर्डर भी डिफाइन नहीं होगा, ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, और वहां पे रेट कांस्टेंट भी डिफाइन नहीं होगा, वहां पे रेट कांस्टेंट भी डिफाइन नहीं होगा ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन ही कर पाए, मतलब लिख ही पाए, ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम रेट कांस्टेंट को भी डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऐसा भी हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स रेट लो एक्सप्रेशन में कि वहां पे वो डिफाइंड ही ना हो, मतलब हम ओवरऑल बता ही नहीं पाए ना, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल भी लिखेंगे, ये नोट कर लिया क्या? तो अगला पॉइंट लिखो। तो इन सम केसेस overall order and rate constant is not defined, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या एक कॉम्प्लेक्स रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया क्या हमने? तो कोई भी रिएक्शन है H2 प्लस बी आर टू के एच बी आर, या एच बी आर से H2 प्लस बी आर टू, ऐसी कोई रिएक्शन रही होगी, उसका रेट लो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो यहाँ पे हम ओवरऑल रोटर डिफाइन कर सकते हैं और ना ही ओवरऑल रेट कॉन्सेंट डिफाइन कर सकते हैं। पर ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एच बी आर है वो बहुत ही क्या है, अभी ज्यादा है, तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब कुछ इनफाइनाइट टाइप है, तो क्या K2 बाई एच बी आर की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी क्या? अगर एच बी आर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो K2 बाई एच बी आर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो क्या वन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो सीधा वन ही रह जाएगा नीचे, तो फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू। पर अगर यही रेट लो एक्सप्रेशन है, तो ना तो यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन है, ना यहाँ पे रेट कॉन्सेंट डिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं, पर ऐसे अपने को सिलेबस में मिलेंगे ना। अगर ऐसा कुछ टिपिकल देगा ना, तो वो ऐसी कोई कंडीशन देगा कि वो सिंप्लीफाइड बन जाए। जैसे मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ एचबीआर बहुत ज्यादा, तो क्या आप ऑर्डर बना सकते हो, तुम ऑर्डर कितना बनेगा, थ्री बाई टू, और रेट कांस्टेंट कितना होगा फिर K1, क्योंकि K2 वाली वैल्यू तो हटेगी, बचा क्या सिर्फ K1। पर ऐसा रेट लो एक्सप्रेशन हुआ तो ना तो ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो और ना ही रेट कांस्टेंट ना। तो एग्जांपल लिख लो ये, पर ऐसा रेट लो हम खुद नहीं लिखेंगे, है ना, वो देगा तब की बात है, खुद हम ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं लिखने वाले ना। अच्छा, जब हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन स्टार्ट ही करा था, तब ऐसे लिखा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखा था क्या सिर्फ? तो हमारे हिसाब से जनरली क्या होना चाहिए, सिर्फ रेट लॉ में रिएक्टेंट। पर रेट लॉ में रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। जब खुद लिखना पड़ेगा तो सिर्फ क्या लिखोगे, रिएक्टेंट। पर रेट लॉ में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट तीनों हो सकते हैं, बस एक चीज नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। एक चीज कभी नहीं हो सकती, क्या चीज होती है वो, इंटरमीडिएट। क्या होता है इंटरमीडिएट? जो रिएक्शन में ही बने और रिएक्शन में ही खत्म हो जाए, मतलब ना तो वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, अंदर ही बना और अंदर ही क्या हो गया, खत्म। तो रेट लो एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, अगर इंटरमीडिएट हुआ तो वो गलत है, उसको हटाना पड़ेगा। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो लिखो।
क्या चेक करो सही है कि जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पर इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट तीनों हो सकते हैं, ठीक है, पर इसके अंदर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, जिसको इंटरमीडिएट समझना होता है ना लिख देना, जो अंदर ही रिएक्शन में बने और अंदर ही खत्म हो गए ना। मैं एग्जांपल लिख भी दूंगा अभी एक। देखो एक रिएक्शन लिखी मैंने, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, कह रहा है वो दो स्टेप में हो रही है, उसका मैकेनिज्म लिखा। पहला स्टेप क्या है, ए किस में कन्वर्ट हुआ, ई में। फिर कह रहा है बी और ई कंबाइन करे बन गया सी और डी। यहाँ पे इंटरमीडिएट बताओ कौन होगा, क्या अंदर ही बना अंदर ही खत्म हो गया, ए और बी रिएक्टेंट, सी और डी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन होने वाला है। जैसे किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इंटरमीडिएट रहा होगा ना। ठीक है, फिर देखना दो तरह की रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, और जो एक से ज्यादा स्टेप में हो वो कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स। मतलब इसका जैसे ये रिएक्शन है कौन सी है, कॉम्प्लेक्स है। अगर एक ही स्टेप में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। देखो रिएक्शन देख के नहीं बता सकते वो एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स, तो अपने को बता दे अगर कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन में लिख देता ए प्लस बी गिव सी प्लस डी और बोल देता ये एलिमेंट्री है, तो इसका ए का ऑर्डर कितना होता, वन, बी का ऑर्डर कितना होता, वन, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाता, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर लिखते हैं, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं किया जा सकता ना, तो कॉम्प्लेक्स की बात सबसे चैप्टर के लास्ट में आएगी कि वहां पे कैसे हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना। तो अगली पॉइंट लिखो एक ऐसे लिख देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, इसी में है ना ये, ऑर्डर के अंदर ही। तो जो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो लिख दो सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम खुद तो रिएक्टेंट ही कंसीडर करेंगे सिर्फ। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम रेट लॉ लिखते थे ना सारी रिएक्शंस एलिमेंट्री मानते थे। रिएक्शन के तो उसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ा ना लिखा था हमने, सिंगल स्टेप रिएक्शन पे चल रहे थे वो तो। अगर एक ही स्टेप में हो रही थी रिएक्शन तो हम तभी क्या लिखते थे, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वही पावर रेज कर देते थे रेट लॉ में। तो यहाँ पे भी ऐसे किया जाएगा ना। मान लो एग्जांपल लिखें, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट लॉ लिख सकते हो क्या, और मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। बताओ इसका रेट लॉ, मतलब रेट लॉ क्या बनेगा, ऐसे क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, के,
ए की पावर कितना आएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, और बी की पावर क्या आएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 1। सही है क्या? अगर पूछ ले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, पूछ ले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर पूछ ले ओवरऑल ऑर्डर, लिख दोगे क्या? ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होगी? ऐसी रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा एक दिमाग लगा के बात सुनना, क्या कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है क्या? सोच के बताओ। क्या कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती? भाई किसी का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है क्या रिएक्शन में? तो मतलब कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी एलिमेंट्री तो नहीं रही होगी, वो हमेशा कौन सी रिएक्शन रही होगी? कॉम्प्लेक्स। तो इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, हमेशा से लिखे मिलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सही बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स, कभी एलिमेंट्री पॉसिबल नहीं हो सकती ना। तो हम कॉम्प्लेक्स का भी रेट लॉ नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का रेट लॉ आगे आने वाला है ना। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लो क्या होगा? रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर देन 2 लिखना था ना। दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री, मतलब वो हमेशा कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, हमेशा कैसी रिएक्शन होगी? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी ना। देख लेगा। अब देखो रेट कांस्टेंट की एक बात करेंगे, वहां पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेडिकल में एक दो बार आया भी हुआ है, जेई मेन में भी एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्टली रिलेशन पे क्वेश्चन होता है, रिलेशन पता होना चाहिए ना। रेट कांस्टेंट तो हमने पढ़ चुके हैं। अब रेट कांस्टेंट भी दो तरीके, जैसे हमने ऑर्डर की बात करी, क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी था, और क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी ऑर्डर था क्या? जैसे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना था? टू। ऑर्डर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 1। ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 3। ऐसे रेट कांस्टेंट भी दो तरीके का होता है, एक तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का रेट कांस्टेंट। ऐसा क्यों? हमने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा था क्या? वो क्या चीज था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, कि ए किस रेट से खत्म हो रहा है, और उसको मैंने लिखा माइनस ऑफ 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, तो वो क्या हो गया था? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। मतलब हर रिएक्शन में हम दो रेट डिफाइन कर सकते हैं, एक तो पूरी रिएक्शन का रेट और एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का रेट। तो ऐसे रेट कांस्टेंट भी दो डिफाइन कर सकते हैं, एक पूरी रिएक्शन के लिए और एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो इसमें से रेट कांस्टेंट लिखना। और इस रेट कांस्टेंट में आगे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दो तरीके से बना देंगे। एक तो होता है ओवरऑल रिएक्शन का, और एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का।
ध्यान से सुनना, पहले बाद में नोट करना, सुनो एक बार का। क्या मैंने एक रिएक्शन लिख दी, 2a प्लस 3b 4c 5d, क्या एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख दी। अच्छा, कोई एलिमेंट्री एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने कुछ नहीं बता रखा, इसका रेट लॉ दे दिया तुम्हें। इस रिएक्शन का रेट लॉ बोल दिया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी टू दी पावर क्या लिख दिया, ये अपने को रेट लॉ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना रहा होगा, 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना रहा होगा, 2। अब यहाँ पे जो के लिखा हुआ है, ये के क्या चीज है, ओवरऑल कॉन्स्टेंट। ये क्या चीज है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। चेक करो सही है क्या। अच्छा एक बात तो, अगर ए के रिस्पेक्ट में तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ 1/2 डी ए बाई डी टी लिखोगे क्या। अगर हम रेट लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, -1/2 डी ए बाई डी टी। बी के लिए क्या लिखोगे, -1/3। सी के लिए 1/4 और डी के लिए 1/5। तो एक काम करते हैं, मैं रेट की जगह लिख देता हूं -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर। सही बात तो क्या गलत है, वो रेट ऑफ रिएक्शन था, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख दिया, किसकी टर्म्स में लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ ए। अच्छा, दो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या माइनस डी ए बाई डी टी बच गया, क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो सही है। अच्छा, माइनस डी ए बाई डी टी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या रेट ऑफ ए लिख सकते हैं सीधा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, कि ए किस रेट से खत्म हो रहा है। तो देखो यहां से मैं लिखा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो वो क्या बना तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, यही बना गया। अब इसे बताओ रेट कॉन्सेंट कौन सा है इसके अंदर, क्या कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, रेट कॉन्सेंट। कौन सा है रेट कॉन्सेंट यहाँ पे, यही होगा क्या। तो अगर बोलते रेट कॉन्सेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए, बोलते रेट कॉन्सेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए, तो आंसर क्या होगा, क्या 2 टाइम्स ऑफ के होगा क्या हमने क्या इंडिविजुअल रेट कॉन्सेंट निकाल लिया क्या। ओवरऑल रेट कॉन्सेंट कितना था के, और ए के लिए रेट कॉन्सेंट कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ के। ऐसे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे किसकी टर्म्स में लिखना चाहता, क्या बी की टर्म्स में लिख के ना सोच लेंगे एक बार, बी की टर्म में लिखते तो रेट क्या लिखते, -1/3 डीबी बाई डी टी लिखते क्या। चेक करो, तो यहां से क्या बनता है, ये के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी का क्या होता, स्क्वायर। क्या 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बचेगा, -of db/dt, किसके बराबर आ गया, 3 टाइम्स ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, क्या देखो -db/dt क्या बता रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, तो उसके बाद क्या चीज मल्टीप्लाई है, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का रेट कांस्टेंट कितना रहा होगा, 3 के। तो देखिए रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ बी कितना रहा होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा, इन दोनों चीजों से तुम कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो क्या, क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट से अगर इंडिविजुअल निकालना तो क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या आंसर आ जाएगा क्या। अगर बोलते बताओ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ सी, रिएक्शन ऑफ सी कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ के। अगर बोलते रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डी, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ। तो अगर कभी तुम्हें इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट निकालना हो, ओवरऑल रेट कांस्टेंट गिवन हो, तो कैसे निकालोगे, ओवरऑल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या इंडिविजुअल का क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। एक बार देखना, उल्टा सवाल बोल दो, सुनना एक बार ध्यान से। अगर ऐसा बोल दे कि जो के बी का रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ बी कितना गिवन है तुम्हें, के, तो बताओ ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, क्या k/3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, k/3। क्या लिख सकते हैं क्या, तो एक बार ये लिखो, अगली स्क्रीन पे कंक्लूजन लिख देंगे इसका ना, मतलब फॉर्मूला बना के।
ठीक है। तुम बेसिक इंटीग्रेशन आता है क्या? कर पाओगे इंटीग्रेशन तो आता है? बता, डीएक्स का इंटीग्रेशन मतलब 1 डॉट डीएक्स। मुश्किल है? लाइक इसका क्या मुश्किल है? किसने बताया? खुद ने? आता तेरे को इंटीग्रेशन? एक और बता दे फिर। अब बताना नहीं किसी ने भाई। ये दो ही काम आने हैं अपने। कर देगा? क्या होगा फिर 1/x का बता? कौन बताया? तू बता भाई। तो ये नहीं आता 1/x का इंटीग्रेशन? इसमें क्या मौत है यार? ये तो सीधा क्या होता है भाई, ln ऑफ x। चले आगे। देखो आगे, अब पहले तो इसका कंक्लूजन लिख दें कि जो हम पढ़ के आए हैं अभी। कंक्लूजन क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सही है? यही बात बोली थी हमने अभी। अब देखो, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, मान लो कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई जीरो ऑर्डर है, उसमें अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालनी हो किसी टी टाइम पे, मान लो इनिशियल 10 मोलर है, कहते बताओ 50 सेकंड के बाद कितनी कंसंट्रेशन रही होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए ना, तो उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो सभी के लिए निकालेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, फिर nth ऑर्डर के लिए ना। तो हेडिंग डालो इंटीग्रेटेड रेट लॉ और कई सारे सितारे लगा देना। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, कहीं भी हो, हर जगह सवाल आएगा यहाँ से। क्या हो गया?
अब देखो बोर्ड में डिराइव करना भी आता है, बोर्ड में डेरिवेशन भी करवा सकता है ना। तो अब सुनो एक बार, बाद में नोट करना, देखो इधर। अब देखो, अगर मेरे को रिएक्शन पहले खुद अज्यूम करने, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन तो कौन सी है, ए से क्या बन रहा हो बी, तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन यही लेंगे। आगे प्रोडक्ट तो कुछ भी बन रहा हो, अपने क्या मतलब है। अब इसका रेट लॉ जब लिखोगे, क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, ऑर्डर कितना बोल रहा है, क्या ए की पावर 0 1 हो जाएगा, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में रेट बताओ कैसे लिखोगे, क्या सिंपल माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, किसके बराबर हो गया, के बराबर। सही है आता क्या, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब माइनस ऑफ डी ए इधर छोड़ देते हैं और लिख देते हैं के मल्टीप्लाइड बाय डी टी। क्या डिफरेंशियल फॉर्म है क्या। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म से क्या फंक्शन बनाना, तो क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट। अच्छा, टाइम 0, तो टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन ए नॉट मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं ए नॉट, और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, एटी मान ले। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dA का इंटीग्रेशन क्या होगा a, तो क्या माइनस का साइन तो बाहर है, ये क्या आ गया a। लोअर लिमिट क्या है इसकी a नॉट, अपर लिमिट क्या है इसकी 80, ऐसे रहा होगा। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, अच्छा लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट क्या है t, तो क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन तो भाई क्या बन गया होगा 80 माइनस ऑफ a नॉट। अच्छा, यहाँ क्या बन गया k, t माइनस 0 कितना होगा, t माइनस 0 t होगा, t माइनस 0 कितना हो गया t, माइनस उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ t। चेक करो यहां तक सही है। अब क्या ए नॉट को उधर ले जाए तो क्या बनेगा 80 इज इक्वल टू, क्या हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी निकाल लिया क्या, यहाँ पे ए नॉट क्या चीज है, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब किस पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। ए टी क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे। यहाँ पे के क्या चीज है, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे टी क्या चीज है, टाइम है क्या। मतलब मेरे को 10 मिनट पे कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या टाइम 10 मिनट रख दूंगा, अब वो डिपेंड है के की यूनिट क्या है। अगर के की यूनिट में टाइम मिनट में है तो टाइम मिनट में रख देंगे, सेकंड में होगा तो टाइम सेकंड में कन्वर्ट करके रख देंगे। तो क्या एक चीज आ गई अपने पास, इंटीग्रेटेड रेट लो में यही चीज पहली थी, सबसे पहला काम क्या निकालना था अपने को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, हमने निकाल लिया ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, देखो यहाँ तक ये डिराइव करना आ जाता है भाई, ये डिराइव करके बताओ बोर्ड्स में ना।
देख लेगा। चले आगे, चले अगला देखो हाफ लाइफ, नोट कर लेगा। इसी में जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ निकालेंगे ना। अच्छा नाम समझ आ रहा है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि कितनी देर में, आधी लाइफ मतलब कितनी देर में रिएक्टेंट कितना परसेंट खत्म हो जाएगा, आधा खत्म। मान लो 100 लेके चले हो, 50 खत्म हो जाए, 50 बच जाए, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं ना। तो इसी में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ही ना। इसका रिप्रेजेंटेशन या तो इसे लिखते हैं टी हाफ या फिर लिखते हैं टी 50%। अच्छा इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं, देखो इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू decrease its concentration to half of initial concentration। कि जितनी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी आधी कर दें तो जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ बोलेंगे। देखो अगर ऐसा बोल दूं एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो बताओ ए टी की वैल्यू क्या होगी होगी। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा ए नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, तो ए नॉट बाई टू तो खत्म हो गया, बचा कितना होगा, ए नॉट बाई टू। तो क्या ए टी की वैल्यू कितनी रही होगी, ए नॉट बाई टू। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो रिलेशन क्या था अपने पास, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अच्छा ए टी की जगह क्या रख दे, ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट, और टी की जगह क्या रख दे यहाँ पे, टी ऑफ। तो यहां से बताओ टी ऑफ क्या निकलेगा, तो क्या ए नॉट बाई टू टाइम्स ऑफ के आएगा क्या, के इंटू टी आप उधर ले जाओ, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू बचा, के नीचे ले आओ वापस। अरे ये तो सॉल्व कर पाते होगे, ए नॉट बाई टू टाइम्स ऑफ के आएगा। तो सही है क्या, कर लेना सॉल्व, यही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल तो हाफ लाइफ भी डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन आधी तो हाफ लाइफ भी आधी। सही है बात है। अब इसका ना सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हाफ लाइफ का। और सारा खेल यहीं से चलेगा, हम काइनेटिक्स के आधे से ज्यादा सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे सिग्निफिकेंस से, हाफ लाइफ के। अभी देखते हैं कैसे। देख लेंगे, चले आगे। इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना, कि यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। देखो कैसे, सुनना एक बार बात इधर। मान लो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है 100 मान ली, और इसका हाफ लाइफ बता दिया 40 मिनट। हाफ लाइफ कितना बता दिया इसने, 40 मिनट। वैसे ही मान लिया हमने कि कोई एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, उसका हाफ लाइफ कितना है, 40 मिनट। तो उसका मतलब क्या, अगर 100 होगा, 100 से 50 होने में कितनी देर लगेगी, 40 मिनट। अगर मैं कह दूं 50 से 25 होने में कितनी देर लगेगी, मारो तुक्का, 40 ही लगेगा क्या, सोचो आराम से, बताओ। देखना कौन है। अच्छा 100 से 50 हो रहा था तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी क्या, तब हाफ लाइफ कितना था। अब 50 से 25 में इनिशियल कंसंट्रेशन 50 है क्या, क्या कंसंट्रेशन आधी कर दी गया इनिशियल, तो रेट भी, हाफ लाइफ भी कितना हो गया होगा, आधा हो गया होगा। तो वो 40, तो ये कितना लगेगा, बहुत बढ़िया। अगला 20 से 12:30 होने में,
ऐसे अगला कितना हो जाएगा 5, अगला कितना हो जाएगा 2.5, चलता जाएगा कैसा। अब ध्यान से सुनना, अगर तुमसे ऐसा पूछ ले टाइम रिक्वायर्ड, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, फॉर 75% कंप्लीशन, इसको लिखेगा T 75%, कितने मिनट होगा 60 मिनट होगा क्या। अच्छा 75% खत्म हो गया, मतलब बचा कितना होगा 25, तो क्या 100 से 25 में पहुंचना है क्या, कितना टाइम लगा 100 से 25 में जाने में, 40 और 20, 60 मिनट लगा होगा क्या। अगर तुमसे पूछ ले टाइम रिक्वायर्ड फॉर 87.5% कंप्लीशन, ठीक है 87.5% कितना हो गया होगा, देखो 87.5 खत्म हो गया, बचा कितना होगा 12, 12.5 बचा हुआ, तो मतलब 100 से 12.5 में पहुंचना होगा, कितना टाइम लगा होगा 40, 20, 60 और 10, 70। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनना एक बार, कहेगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ 40 मिनट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है 40 मिनट, कहेगा कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन, कितना आएगा 60 मिनट। अगर सब्जेक्टिव सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते, सबसे पहले हाफ लाइफ पता था A0/2 के लिखते, ऐसे ही होता, क्या A0 की वैल्यू के की टर्म में आती क्या, A0 की वैल्यू किसकी टर्म में आई थी के की टर्म में, फिर मैं लिखता क्या रिलेशन AT इज इक्वल टू A0 माइनस के इंटू में टी, ऐसा लिखता गया। अब मेरे को टी 75% करना है तो AT क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा क्या A0 माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा के भी A0 की टर्म्स में निकाल रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से टाइम आएगा क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम, क्या टाइम लगेगा सॉल्व करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, करके देख लेते हैं, करो एक बार सॉल्व, कितना बताया था 40 मिनट बताया था क्या, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से, क्या होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होता है A0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ के निकालो, क्या आएगा A0/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, ऐसे ही हो जाएगा क्या, बोले यहाँ से, तो यहाँ से टी सॉल्व करना कितना आएगा, 3/4 बचेगा, 3/4 इंटू में 80, 60 आएगा क्या, क्या इसमें तो टाइम लग रहा है, 3-4 लाइन भी भरनी पड़ रही है, पर इसमें तो सीधा आंसर पता चल रहा है, इसमें सीधा आंसर क्या पता चल रहा है। तो बड़ा बड़ा सिंपल सी कहानी क्या है, जब भी क्या हुआ मैं क्वेश्चन बना के लिखूंगा अभी इसको, ये तो वैसे लिखा था ना, अभी इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अगर कभी भी कोई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हुआ तो उसका सक्सेसिव हाफ लाइफ क्या होने वाला है आधा, यानी कि अगर 100 से 50 होने में टाइम टी लग रहा है तो 50 से 25 में कितना लगेगा T/2, ठीक है 25 से 12.5 में T/4, उससे अगले में T/8, फिर T/16, कैसे चलता जाएगा क्या, ठीक है लिख लो इसको। सब्जेक्टिव तरीके पे सवाल आया तो फिर वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसका तरीका अलग है, पर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा कर देंगे, हाँ बोर्ड में आ जाएगा। पर बोर्ड में जीरो ऑर्डर पे कम होता है, फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा आता है।